Okay, so good morning all the students. Today's lecture is on importance of voltage and reactive power control. How do we control the power, reactive control, and what is the importance of controlling this? Okay, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. So, both utility and customer equipment are designed to operate at certain voltage rating. यूटिलिटी है और कस्टमर का जो इक्विपमेंट है दोनों को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर वोल्टेज रेटिंग के लिए काम करें. पर अगर वो बहुत ज़्यादा समय के लिए काम करता है उसके अलाउेबल ऑपरेशन टाइम से, तो क्या होता है, ऑब्वियसली उसमें डैमेज होता है. जैसे कि लैम्प का कैरेक्टरिस्टिक है तो वो बहुत ही सेंसिटिव है, तो अगर आप उसको कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं तो आप उसके लाइफ को 50% तक कम कर सकते हैं. इसी तरीके से जो हमारे इंडक्शन मोटर्स हैं उसमें अगर बहुत सारा वोल्टेज वेरिएशन आएगा तो वो क्या कर सकता है, स्ट्रे ऑपरेशन फॉर्म कर सकता है और थोड़े समय के बाद हो सकता है कि वो इंडक्शन मोटर काम भी ना करे. सो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं वोल्टेज के. जो एक्सेस हीटिंग है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है, सपोज़ उसमें अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको काफ़ी समय तक अगर हीट मिले तो भी उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है. ओके, सो इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ रिएक्टिव कंट्रोल. इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वोल्टेज लेवल प्रॉपर होने चाहिए एंड जो रिएक्टिव पावर है उसको प्रॉपरली हमें स्टेबल करना पड़ेगा सो दैट वो सिस्टम के साथ मैच करे. एंड जो रिएक्टिव पावर फ्लो है उसके भी कम करना पड़ेगा सो दैट जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सके. अब रिएक्टिव पावर के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो रिएक्टिव पावर जो जनरेट होता है एसी पावर सोर्स से, वो कहाँ स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन अ कैपेसिटर और अ रिएक्टर ड्यूरिंग अ क्वार्टर ऑफ साइकिल. ओके, पर दूसरे क्वार्टर ऑफ साइकिल में वो कहाँ जाता है, पावर सोर्स में जाता है, जहाँ पे जो रिएक्टिव पावर है वो किसके बीच में ऑसिलेट करता है, एसी सोर्स एज वेल एज कैपेसिटर के बीच में, सो दैट प्रॉपर सर्कुलेशन इज देयर बिटवीन लोड एंड सोर्स. तो लोड एंड सोर्स के बीच में प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके इसीलिए. सो रिएक्टिव पावर डज नॉट ट्रैवल वेरी फार, यूजुअली नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट क्लोज टू द लोकेशन. सो रिएक्टिव पावर जो है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसको जनरली कहाँ पे देते हैं, या तो लोड साइड में देते हैं या तो हम लोग उसे सोर्स साइड में देते हैं, सो दैट इट इज़ नियर टू द लोकेशन ऑफ सोर्स और लोड. Okay, so that we can also provide better reactive power to the system. Okay, now voltage drop increased in, सबसे ज़्यादा voltage drop कहाँ होता है, तो सबसे पहले तो होता है ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस इम्पिडेंस, या ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, या ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस में ज़्यादा होता है, या फीडर लाइंस में होता है. तो ये जो सारे वोल्टेज वेरिएशंस हैं ये अनडिज़ायरेबल हैं. ओके, और इसको हमें लिमिट्स में रखना ज़रूरी है. दीज आर नॉट गुड फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. नाउ रिएक्टिव पावर फॉर्मूलाज, तो रिएक्टिव पावर फॉर्मूलाज क्या है, अगर आपका हैवी लोड है कंडीशन तो वो अलग है और लाइट लोड कंडीशन के लिए अलग है. तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टिव पावर फॉर्मूला Q इज इक्वल टू V² अपॉन X. हैवी लोड कंडीशन में पॉजिटिव वार है फॉर कैपेसिटिव बैंक, लाइट लोड कंडीशन के लिए नेगेटिव वार विद इंडक्टिव बैंक हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अब रिएक्टिव पावर इंजेक्शन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी हियर पावर सेंडिंग. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस. नाउ यहाँ से आपका जो पावर है वो एंटर हो रहा है सिस्टम में. ओके, आपको पता है कि यहाँ पे आपका लोड है, यहाँ पे जो सेंडिंग पावर है उसको हमने डिफाइन किया है PS प्लस JQS से, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो कैसे डिफाइन किया हमने, PR प्लस JQR, बिकॉज दैट इज सेंडिंग वन एंड दिस वन इज रिसीविंग वन. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपने बीच में दिया है यहाँ पे ये शंट कंपनसेशन है, तो आप बीच में कंपनसेशन दे रहे हैं. ओके, सो जो टोटल रिएक्टिव पावर होगा रिसीविंग पे वो कितना हो जाएगा, QR प्लस QC माइनस QS, क्योंकि ये जो है हमारा ये टोटल हमारा कौन सा पावर है, रिसीविंग एंड पावर है.
तो QR plus QC minus QS will give you the total reactive power in the system. Okay. So control of voltage is accomplished by controlling the production and absorption of reactive power. अब generating units है वो क्या क्या हमको provide करती है? It basically means of voltage control and additional devices to control the voltage. तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए? स्टैटिक सोर्सेस का यूज़ करते हैं या सिंक्स ऑफ रिएक्टिव पावर का यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटिंग जैसे कि टैप ट्रांसफार्मर्स है, डायनामिक सोर्स है जैसे कि सिंक्रोनस मोटर्स हैं, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं कंट्रोल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ओके, ये सारे एडिशनल डिवाइसेस हैं। नाउ स्टैटिक सोर्सेज और फिक्स्ड। अगर हम स्टैटिक सोर्सेज या फिक्स्ड की बात करें तो कौन कौन से वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड्स हैं? सबसे पहला है शंट कंपनसेशन, सेकेंड इज सीरीज कंपनसेशन, देन इज स्टैटिक कंपनसेटर, एंड द लास्ट वन इज स्टैटिक compensator, that is static var compensators and static compensators. All these devices compensate reactive power using a similar operating principle. इसका ऑपरेट होने का प्रिंसिपल सेम है, बट वी विल बी गोइंग विद डिफरेंट मेथड्स. ओके, नाउ सबसे पहले है शंट कंपनसेटर. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ शंट. ओके, शंट मीन्स टू बी इन पैरेलल with the transmission line is called shunt compensator, the device that is connected in parallel. सो जितने भी शंट कंपनसेटर हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में पैरेलली जो कनेक्टेड है वो क्या रेगुलेट करते हैं? वोल्टेज मैग्नीट्यूड को. ओके, एंड इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय ईदर अ करंट सोर्स और अ वोल्टेज सोर्स. हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं. वो एक करंट सोर्स भी हो सकता है और वो एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है. सो द शंट कनेक्टेड रिएक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द लाइन ओवर वोल्टेज बाय कंज्यूमिंग द रिएक्टिव पावर. शंट रिएक्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो लाइन का ओवर वोल्टेज है वो हम कम कर सकें और रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर सकें. शंट कनेक्टेड कैपेसिटर्स हैं वो जनरली वोल्टेज लेवल को मेंटेन करते हैं एंड रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन विद अ शंट कंपनसेशन. आपने देखा किस तरीके से वो पैरेलल में कनेक्टेड है. ओके, जैसे कि आप सपोज दिस इज़ द लाइन यू आर हैविंग, यहाँ पे वोल्टेज भी है, ये आपका इंडक्टिव लाइन है. इसको आपने ऐड किया कैपेसिटर से, इसको आपने ऐड किया इंडक्टर से. इंडक्टर एंड कैपेसिटर को दोनों को आपने पहले इंडक्टर और कैपेसिटर को सेपरेटली लिया और इन दोनों को आपने यहाँ पे ऐड किया पैरेलली एंड ग्राउंड किया. सो दैट डायग्राम इज गिवन हियर. ओके, नाउ जब भी कोई डिवाइस सीरीज में कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन या फीडर लाइन के साथ, तो उसको हम सीरीज कंपनसेटर बोलते हैं, जैसे हमने पैरेलल में पढ़ा वैसे ही. तो सीरीज कंपनसेटर को आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ये किसके लिए काम करता है? वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल करने के लिए. तो सीरीज इंडक्टेंस एग्जिस्ट्स इन ऑल द AC ट्रांसमिशन लाइन्स. व्हेन अ लार्ज करंट फ्लोज दिस कॉजेज अ लार्ज वोल्टेज ड्रॉप. जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है और उस वक्त उसको कंपनसेट करने के लिए हम सीरीज कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देते हैं टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस, सो दैट हम इंडक्टेंस को कम कर सकें उस लाइन में. ओके, तो ये रहा आपका डायग्राम और आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन विद सीरीज कंपनसेशन है. आपने कैसे देखा इसमें? यहाँ पे हमारा वोल्टेज है सेंडिंग एंड पे और यहाँ पे हमारा वोल्टेज है रिसीविंग एंड पे. तो आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी हैव पुट इन द सीरीज इंडक्टिव, वी हैव यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कनेक्टेड टू द सिस्टम. ओके, और इसको जब आपने कनेक्ट किया तो ये क्या करेगा? इस टोटल रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैटिक वार कंपनसेटर. स्टैटिक वार कंपनसेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, SVC. ओके, इसका मतलब क्या होता है स्टैटिक वार कंपनसेटर? क्योंकि ये रिएक्टिव पावर हमें देता है. इसमें स्टैटिक जो इसका नाम है वो खुद सजेस्ट करता है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है या रोटेटिंग पार्ट नहीं है. तो ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये सिस्टम में नज़दीक हम इसको लेके जा सकें और सिस्टम के साथ इसे कनेक्ट कर सकें
और उसके वजह से उस सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी पहुंच जाए। ओके, तो इट विल कम क्लोजर टू यूनिटी एंड यूजुअली हम थायरिस्टर यूज़ करते हैं टू कंट्रोल रिएक्टर्स एंड कैपेसिटर। इसमें हम जनरली थायरिस्टर्स का यूज़ करते हैं। अगर पावर सिस्टम रिएक्टिव है, इफ द पावर सिस्टम्स रिएक्टिव लोड इज कैपेसिटिव, ओके, किसी भी पावर सिस्टम का जो रिएक्टिव लोड है वो कैपेसिटिव है, तो वी कैन से इट इज़ लीडिंग कंडीशन। बट अगर एसवीसी यूज़ करेगा उस रिएक्टर को, तो वो क्या करेगा, सिस्टम के वोल्टेज को कम कर देगा एंड आपका जो टोटल इंडक्टिव वैल्यू है वो लैगिंग कंडीशन में आ जाएगा। सो जो कैपेसिटर बैंक से वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्विच टू द प्रोवाइडिंग इट विल स्विच टू प्रोवाइडिंग अ बेटर और वी कैन से अ बेटर कंपनसेशन टू द सिस्टम। ये रहा आपका स्टैटिक वार कंपनसेटर। देखिए आप इसमें क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपका शंट ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 कनेक्शंस किए, यहाँ पे 2 कनेक्शंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर कनेक्शंस है। पर इसमें अगर आप इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्शन के साथ थायरिस्टर कनेक्शन कर दें तो उसके वजह से क्या होगा, आपका सिस्टम है वो यूनिटी पावर फैक्टर को रीच करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट बेटर आउटपुट एट द एंड। Now there are advantages of the same. There are the advantages and disadvantages of the same. That is, so the advantages of the same are that they are more reliable, faster in operation, smoother control and more flexibility can be provided. Okay, disadvantage क्या है, it needs a transformer steps the transmission voltage down to a much lower level. इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा जो वोल्टेज है उसको बहुत ही लो वैल्यू तक लेके जाता है, तो मोर एक्सपेंसिव कंपेयर्ड विथ शंट कैपेसिटिव। ठीक है, सो इट becomes more expensive as compared to the previous one. Static compensator, the devices use synchronous voltage sources for generating or absorbing the reactive power. अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक कंपनसेटर की। सो स्टैटिक वार कंपनसेटर एंड स्टैटिक कंपनसेटर इज ऑब्वियसली डिफरेंट। जनरली जो ये स्टैटकॉम है usually contains an SVS, a synchronous voltage source that is driven from a DC storage capacitor and is connected to the AC system bus through an interface transformer. जब भी हमारा कोई लाइन है उसमें हम इंटरफेसिंग के साथ कोई कनेक्शन कर रहे हैं लाइन पे, ओके, दैट इज बेसिकली अ स्टैटकॉम, और ये ट्रांसफार्मर है स्टेप्स द AC सिस्टम वोल्टेज डाउन, और इसके वजह से हमारा जो AC सिस्टम वोल्टेज है वो कम हो जाता है। Now suppose here it is STATCOM which can be operated in 2 different modes. STATCOM 2 मोड पे वर्क करता है। पहला, when the feeder voltage is lower than the voltage of the converter, the STATCOM generates reactive power. feeder का voltage अगर कम है, okay, then the voltage of the converter से, तो STATCOM reactive power को generate कर सकता है। दूसरा, जब कन्वर्टर का वोल्टेज हायर है फीडर वोल्टेज से, तब भी स्टैटकॉम अब्जॉर्ब कर सकता है रिएक्टिव पावर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक शंट है, शंट कनेक्शन है एंड वन इज द डीसी कैपेसिटर। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर इज दो स्टैटकॉम है, ये दोनों में ही रिएक्टिव पावर को इधर अब्जॉर्ब कर रहा है या तो फिर जनरेट कर रहा है। अगर अब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन में वोल्टेज स्वेलिंग है, और अगर वो जनरेट कर रहा है इसका मतलब वहाँ पे वोल्टेज सैगिंग है। ओके, नाउ अगर वोल्टेज रेगुलेशन की हम बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली 2 तरीके से हो रहा है, या तो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं हम, या तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, सो इस मेथड में बहुत सारे टैपिंग प्रोवाइड किए जाते हैं सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर में। तो जो टैप सिलेक्शन है वो कैसे पता चलेगा, या तो वो ऑटोमेटिक हो सकता है या तो फिर वो मैनुअल हो सकता है। सो जो नंबर ऑफ टैपिंग है वो क्या बताता है, इट इज़ द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी। सो व्हेन द पोजीशन ऑफ द टैप इज वेरीड, द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज ऑल्सो वेरीड विद द वोल्टेज वेरिएशन। ये रहा इसका एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर वर्क करता है।
यहाँ पे when the okay now here you have the primary, here you have the secondary, but यहाँ पे tapping से आप देख सकते हैं 1 2 3 and 4 and here you have the movable arm. तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, मूवेबल आर्म क्या करता है, इट मेक्स द कॉन्टैक्ट विद द लोअर पोजिशन सच एज 1. सबसे पहले उसका कनेक्शन कहाँ होता है, 1 पे होता है. एंड द सेकेंडरी वोल्टेज इज मिनिमम. ओके, सेकेंडरी वोल्टेज है वो मिनिमम पे होता है. सो दिस ड्यूरिंग टाइम the period of the light inductive load when the movable arm contact with the higher position such as 5, the secondary voltage is maximum. अगर ये 1 पे है तो सेकेंडरी वोल्टेज मिनिमम होता है और ये 5 पे है तो सेकेंडरी वोल्टेज मैक्सिमम होता है. सो दिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इंडक्टिव लोड. एडवांटेज क्या है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का, कि ड्यू टू टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर you can minimize the reactive power requirements, you can increase the effectiveness of shunt capacitors. See, secondary में आपने दोनों किया, आपने वोल्टेज वैल्यू को कम भी किया और ज़्यादा भी किया. सो एडवांटेज टैप चेंजिंग का ये है कि you can receive whatever kind of voltage type you require. So during light load condition में क्या होगा, it is usually required to lower the network voltages and avoid the under excited operations. और उस वक्त हम अंडर एक्साइटेड ऑपरेशंस को भी अवॉइड करें. सो ये चीज़ है, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर इज हेल्पफुल इन द सेम. अब अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग होता है जिसमें 2 एंड टर्मिनल्स हैं, 1 or more terminals at intermediate tap points. So primary voltage is applied across 2 of the terminals. जो प्राइमरी वोल्टेज है उसको हम 2 टर्मिनल्स में कनेक्ट करते हैं एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज टेकन फ्रॉम द 2 टर्मिनल्स. So always it will have one terminal in common with primary and secondary. So the current will flow from the input to the output and only smaller part inductively. I am explaining it to you here. आपने देखा यहाँ पे primary is here and secondary is here, पर दोनों is both are connected together. Now इसमें भी you are having the tappings और यहाँ पे जो secondary है आपने इसको suppose connect किया है 1 2 3 4th पे. सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो उसके अक्रॉस क्या है, फुल वाइंडिंग वाइल द लोड इज कनेक्टेड बाय अ टैप अक्रॉस द डिजायर्ड वोल्टेज. अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सोर्स इज कनेक्टेड टू द टैप अक्रॉस द डिजायर्ड वोल्टेज. देखो स्टेप अप करना है आपको तो आप क्या करोगे, प्राइमरी को कम करोगे, सेकेंडरी को ज़्यादा करोगे. स्टेप डाउन करना है ओके तो आप क्या करोगे, प्राइमरी को ज़्यादा कर दोगे एंड सेकेंडरी को कम कर दोगे अकॉर्डिंगली. एंड अकॉर्डिंगली आपका लोड भी है इसके साथ अटैच होगा. अब टोटल 2 टाइप्स ऑफ इंडक्शन रेगुलेटर्स होते हैं, सिंगल फेज एंड 3 फेज के लिए. कंस्ट्रक्शन जो है इसका वो सिमिलर होता है इंडक्शन मोटर का, लेकिन इसमें जो रोटर है इट इज़ नॉट अलाउड टू रोटेट कंटिन्यूसली. उसमें रोटर कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करता पर उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल मोटर. तो ये जो एडजस्टेबल आउटपुट आपको मिलता है ओके वेरिंग द इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन रोटर एंड स्टेटर वाइंडिंग. तो इसमें इंडक्शन रेगुलेटर्स आर यूज्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमरी फीडर्स. जो इंडक्शन रेगुलेटर्स हैं वो किस लिए यूज़ होता है, फॉर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी फीडर्स के लिए. सिंगल फेज इंडक्शन रेगुलेटर आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के इंडक्शन रेगुलेटर्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर प्राइमरी वाइंडिंग टर्मिनल्स ऑफ द स्टेटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई लाइन. ठीक है, तो यहाँ आपने रोटर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सप्लाई लाइन की और कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका इनपुट है और यहाँ पे आपका आउटपुट है. पर अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग इज फॉर द रोटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन, दोज वोल्टेज इज टू बी कंट्रोल्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A C D B. तो एक्चुअली व्हाट इज इट, इट इज़ A B C एंड D. यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आपका आउटपुट है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इंडक्शन रेगुलेटर. आपने किस तरीके से उसे सिंगल इंडक्शन के साथ रेगुलेट किया है उस पर्टिकुलर वोल्टेज को. अगर आप 3 फेज इंडक्शन रेगुलेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जनरली कहाँ रेगुलेट किया जाता है, वोल्टेज फीडर्स को या कनेक्शन विद हाई वोल्टेज हो तब आप इसको कंसिडर करते हैं. जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इन दिस डायग्राम ऑल्सो you will see that you will find
that there are two types of regulations. One is for primary and one is for secondary. Okay, now ये जो हमारा कनेक्शन है इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आई विल बी हैविंग द कंपनसेशन अक्रॉस द कनेक्शन वेदर इट इज सीरीज और पैरेलल, शंट है या सीरीज कंपनसेशन है वो हमें पहले डिसाइड करना है. सपोज अगर आपका शंट कंपनसेशन है तो आपको उसे पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा विद द लाइन, और अगर आपका सीरीज कनेक्शन है तो आपको इन लाइन कनेक्शन करना पड़ेगा. सो उसके लिए जो आपके कंपनसेटर्स हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज अ सिंक्रोनस कंपनसेटर. If you have the idea of synchronous compensator, you can easily control any kind of reactive power. Okay, so synchronous machine क्या होता है, it runs without a prime mover or a mechanical load. reactive power control जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फील्ड एक्साइटेशन पे. तो मेन फंक्शन इसका क्या है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है. ओके, एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर जो है उसको इम्प्रूव करना है with the help of synchronous condenser. ये रहा आपका synchronous condenser का फिगर. ओके, सो एडवांटेज क्या है इसका, पहला तो एडवांटेज ये कि इट इज़ हाईली रिलायबल, इसमें नो जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स, किसी भी तरीके का कोई हार्मोनिक इसमें जनरेट नहीं होता, एंड लो मेंटेनेंस एंड नॉट अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत लो है एंड हार्मोनिक्स से ये इफेक्ट नहीं होता. ओके, नाउ और इसके जो बाकी के एडवांटेजेस हैं वो ये भी है कि बेटर एफिशिएंसी ऑफ पावर जनरेशन, इट इम्प्रूव्स द वोल्टेज, रिड्यूसेस द लॉसेस एंड रिड्यूसेस द केवीए डिमांड. ओके, दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन. ओके, सो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का जो हमारा समरी है वो ये है कि कैपेसिटर्स आर यूज्ड, व्हाई कैपेसिटर्स आर यूज्ड एज रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी हम इसको, इट इज़ अ काइंड ऑफ जनरेटर. ओके, सो जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी लोड के अक्रॉस तो ये रिएक्टिव पावर देता है उस लोड को, एंड दैट इज़ द बेसिक टाइप ऑफ कंपनसेशन. और वो उसको क्या कंट्रोल कर सकता है, पावर फैक्टर को भी कंट्रोल करता है और स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखता है. सो विद दिस आवर लेक्चर ऑन reactive power control ends here. In our next lecture, I will continue with the other methods like flat frequency, selective frequency, single area control method. So all these methods we will be studying in our next lecture. Thank you all.